एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। आज से पहले के लेक्चर्स के अंदर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट सीखकर आ रहे हैं। हमने जो सीखा था उसको थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि हमने लास्ट पार्ट के अंदर क्या क्या किया है। हम सबसे पहले अर्थमेटिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है उसके बारे में पूरा बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, किस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आपकी जो जनरल टेबल होती है उनमें समानता होती है और क्या क्या भिन्नताएं भी होती है, किस प्रकार से आपकी जनरल टेबल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक जैसी ही लगभग होती है। दोनों के अंदर डिफरेंस कॉमन होता है, लेकिन एक मोटा फर्क होता है। यह हमने बहुत ही गहराई से देखा कि एक मोटा फर्क होता है आपकी टेबल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कि आपकी जो टेबल होती है वह पर्टिकुलर एक फिक्स नंबर से स्टार्ट होती है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि ये आपकी 3 की टेबल जिस प्रकार 3 से स्टार्ट होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि वह 3 से ही स्टार्ट होगी। यदि उसका डिफरेंस 3 है तो वह 5 से भी स्टार्ट हो सकती है, 9 से भी स्टार्ट हो सकती है, -9 से भी स्टार्ट होते हैं। यही एक मोटा इसके अंदर फर्क होता है। इसके बाद हमने कॉमन डिफरेंस समझा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। जनरली आप सब इसे डिफरेंस ही समझते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस होता है। एपी के अंदर वर्ड यूज़ किया गया है कॉमन डिफरेंस। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, क्या जनरल फॉर्म होती, किस प्रकार से जनरल फॉर्म में एपी को लिखा जाता है, उसकी फॉर्म देखी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.1 के लिए nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला देखा, जो कि एपी का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी। इसे फाइंड करने के लिए, nth टर्म फाइंड करने के लिए, किसी भी दी गई एपी की कोई भी बीच की एक टर्म फाइंड करने के लिए जो फार्मूला बना है an = a + n - 1 × d, इस फार्मूलों के बेस्ड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर किए, सभी प्रकार के एग्जाम्पल किए और कुछ अभी बाकी है एक्सरसाइज के अंदर करना। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा, आज का जो लेक्चर रहेगा वह फिर से हमारा an के बेस ही रहेगा। an = a + n - 1 × d, किसी भी दी गई एपी की nth टर्म किस प्रकार से फाइंड की जाती है और किस प्रकार से इस फार्मूले का अनेक वेरिएशन में यूज़ किया जाता है एपी के अंदर, आज हम यह सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का 13 नंबर तक के क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर्स तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें करना है 14 नंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ ली बिटवीन 10 एंड 250, 250 और 10 के बीच में आपके 4 के कितने मल्टीपल मिलेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, 1 से 2 बार उसे प्रॉपर रीड करना है आपको। क्यों रीड करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसका एक छोटा मोटा आपको माइंड में तैयार करना होगा। आपको एक रास्ता बनाना होगा कि हम किस रास्ते से इसे लेके जाएंगे, क्या क्या हमें आवश्यकता लगेगी इसमें मटेरियल की। तो हम पहले वो तय कर लेते हैं और करना क्या है फाइनली और फाइंड क्या करना है। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा माइंड में तैयार कर लेते हैं कि किस प्रकार की रूपरेखा हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रहेगी। इसके अंदर पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स चाहिए और बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में। तो हमें दी गई नंबर 10 है और नंबर दी गई है 250, ठीक है। दो आपको नंबर दी गई है 10 और 250, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 और यहाँ पर 250। आपको एक एपी पहले तैयार करना है, पहले एक एपी तैयार करना है। एपी कैसे तैयार होगी समझते हैं। 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच में, तो आपको बाउंडेड कर दिया गया कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे, बस आपकी एपी का दायरा यही रहने वाला है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई कर दी गई है। क्या कंडीशन है कि 4 के आपको मल्टीपल ही लेना है, 4 के सिर्फ मल्टीपल ही लेना है। तो 4x लेना है, मतलब 4 के मल्टीपल आपको लेना है। 4 के मल्टीपल, 4 के गुणज आपको लेना है। 4 के गुणज अगर देखें हम तो क्या आपका 10 जो है 4 के मल्टीपल में आता है।
तो हम सभी जानते हैं कि 10 4 के मल्टीपल में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 11 वो भी नहीं आता, 12। तो हमारा एपी जो स्टार्ट होगा वो होगा 12 से। पहला नंबर आपको मिल चुका है 12। इसके बाद चूंकि यह 4 के मल्टीपल में है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका डिफरेंस 4 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी इसी प्रकार से डिविजिबल बाय 7 था, तो यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपका जो है डी वो 7 था, तो यहाँ पर आपका जो डी रहने वाला है वो डी से मतलब है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 4 के मल्टीपल में ही हमारी एपी आगे बढ़ेगी। 4 के मल्टीपल में एपी आगे बढ़ेगी तो 12 के बाद नेक्स्ट हमारा टर्म आएगा 16, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा 20। इस प्रकार से आपकी एपी आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी और 250 तक जा। अब यहाँ पर लास्ट टर्म हम देखते हैं। हमने एपी का स्टार्टिंग कर लिया, अब 250 देखते हैं। क्या 250 हमारा 4 का मल्टीपल है? तो आप इसके अंदर डिवाइड करके देख लीजिए क्या ये 4 का मल्टीपल होता है या नहीं होता है। अब आपको एक छोटा सा यहाँ पर बेसिक दिखा देते हैं हम कि किस प्रकार से किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि क्या वह 4 का मल्टीपल है या नहीं है, या उस नंबर में 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड होने का एक रूल होता है, वह रूल ये होता है कि लास्ट की आपकी 2 डिजिट, कौन सी? लास्ट की 2 डिजिट। हाउ एनी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट में यदि 4 से डिवाइड हो जाता है तो उस पूरे नंबर के अंदर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 250 का लास्ट डिजिट है 50, 250 की लास्ट डिजिट है यहाँ पर 50 के अंदर हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि 54 की टेबल में नहीं आता है, ना ही आपका 249 आता है, और 248 को अगर देखें तो लास्ट में 48 है और 48 4 की टेबल के अंदर आता है। तो इसलिए हम इसे यहाँ पर चूज कर लेते हैं, तो 248 हमारा लास्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी एक एपी तैयार हो चुकी है। अब आपकी एपी बन चुकी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने एपी तैयार कर ली। एपी तैयार करने के बाद हमें चाहिए कि ये नंबर कितने हैं। अब इसमें नंबर कितने हैं, इस एपी के अंदर टोटल टर्म कितने हैं, हमें क्या फाइंड करना है? टोटल टर्म फाइंड करना है कि 12 से स्टार्ट करते हुए अगर हम चलें तो यहाँ तक आने पर लास्ट हमारा बाउंडेड हो चुका है। यहाँ तक लास्ट तक आने पर आपको यहाँ पर कुल कितनी टर्म प्राप्त होगी, इसके अंदर कुल कितनी टर्म है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर n टर्म है। कितनी टर्म है? n टर्म है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर n टर्म दी गई है, इस एपी के अंदर n टर्म है। लेटस, तो हम कर लेते हैं लेट, यहाँ पर जो टर्म का नंबर है वो n टर्म है। आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कि आप जो भी लिखना चाहें। हम यहाँ पर इस एपी के अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पर n टर्म है। यदि इसके अंदर n टर्म है तो हमें n टर्म ही फाइंड करनी है। तो इसके लिए एक हमें फार्मूला बना है। क्या फार्मूला बना है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला हमारे पास एपी की टर्म फाइंड करने के लिए दिया गया है। अब यह फार्मूला किस लिए दिया हुआ है? हम हर जगह इसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हमें इसके अंदर कितनी टर्म है ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फार्मूला कितनी टर्म है इसके लिए नहीं बना है। यह फार्मूला कितनी टर्म है इसके लिए नहीं बना है। यह फार्मूला इसलिए बना है कि आपके जो 248 है इसे हम क्या कह सकते हैं? 248 को ये से हम एल भी कह सकते हैं। एल का अर्थ होता है लास्ट टर्म। इसे हम एन भी कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं। एन की वैल्यू है। उसके बाद इसे हम nth टर्म भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप 3 प्रकार से इस लास्ट के नंबर को देख सकते हैं किसी भी एपी के। अब हमें कॉन्सेप्ट की बात यह है, बेसिकली बात यह है कि इसके अंदर हमें टोटल टर्म फाइंड करना है और लास्ट टर्म हमारी 248 है। तो क्यों ना हम लास्ट टर्म का नंबर ही फाइंड कर लें। लास्ट नंबर जो टर्म है वो कितने नंबर की टर्म है वही हमारी सीक्वेंस का नंबर होगा। तो हम यहाँ पर यह फाइंड करेंगे कि इसके लास्ट टर्म का नंबर क्या है और वही नंबर हमारी पूरी एपी का नंबर होगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें थी जो आपको मैंने मिक्स करके यहाँ पर बताई है।
तो हमें इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी सर कह देते हैं कि टोटल टर्म फाइंड करना है तो एन का यूज़ कर लो, कभी कहते हैं कि लास्ट टर्म फाइंड करना है तो एन का यूज़ कर लो, कभी कहते हैं बीच के टर्म फाइंड करना है तो एन का यूज़ कर लो। तो आपको कंडीशन और बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम इस फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। इस फार्मूले का यूज़ करने के लिए हमें आवश्यकता क्या क्या लगने वाली है। तो पहले हमें आवश्यकता लगेगी ए की, फिर लगेगी डी की, और यहाँ पर ए एन की, और एन हमें फाइंड करना है। तो हमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमें दिया है ए एन की वैल्यू, ए एन इक्वल टू दिया है 248, ए एन की वैल्यू दी गई है 248। उसको हम एल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म भी कहा जा सकता है और nth टर्म भी कहा जा सकता है। उसके बाद यदि आप ए देखना चाहें तो ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज 12 और ये आपकी ए होती है, ये आपकी ए है, इसे हम ए लिखते हैं, 12 हो चुकी है। अब हम डी लिखते हैं तो डी हमारी 4 है। बिल्कुल क्लियर स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है कि हमारी डी 4 है, आपको इसे देखना आना चाहिए। अब हम इसमें फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। तो ए एन की वैल्यू, यहाँ पर ए एन की वैल्यू रख देते हैं। ए एन की वैल्यू है यहाँ पर 248, तो यहाँ रख दिए 248 इक्वल टू ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4, और इसे सॉल्व करके हम एन फाइंड कर लेते हैं। तो 248 इक्वल टू 12 प्लस 4 एन माइनस 4, इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, 4 का मल्टीपल अंदर कर दिया। 248 इक्वल टू 12 में से हमें 4 माइनस करना है, तो यहाँ पर बचता है हमें 8 प्लस 4 एन। अब हमें 4 एन की वैल्यू फाइंड करना है। एन की वैल्यू तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 248 माइनस 8, कॉन्स्टेंट जो डिजिट है उसको इस तरफ ले आते हैं और वेरिएबल को उस तरफ छोड़ देते हैं। ये हम लीनियर इक्वेशन में सीख कर आ रहे हैं। 248 से 8 माइनस हुआ, 240 इक्वल टू 4 एन, और एन इक्वल टू देखें तो 240 अपान 4, और यहाँ पर 6 और 0, एन की फाइनली वैल्यू आ जाती है, एन इक्वल टू आ जाता है 60। ठीक है, एन इक्वल टू आ चुका है 60। इसका अर्थ है कि इस एपी के अंदर, ये जो आपकी एपी है, इसके अंदर आपके टोटल टर्म का नंबर है 60, टोटल टर्म का नंबर है। और दूसरी बात, आपका जो ये 248 है, इस टर्म का नंबर 60 है, ये 60 नंबर की टर्म है। लेकिन हमें टोटल नंबर फाइंड करना था, तो टोटल नंबर भी हमारे 60 ही है, क्योंकि हमारा 1 से काउंट अगर स्टार्ट होता है तो 60 पे ये आती है, तो मतलब टोटल हमारी टर्म नंबर 60 है। तो हम यह कह सकते हैं कि टोटल टर्म यहाँ पर 60 है। या आपको इसके अंदर थोड़ा सा घुमा कर पूछ ले जाए कि लास्ट टर्म का नंबर कितना होगा, उसका अर्थ भी वही होगा, और इस क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस आंसर के अंदर हमें वैसा का वैसा ही इसका सॉल्यूशन देना है। तो चलिए, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पर एक एन की वैल्यू फाइंड करना है। आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, यहाँ पर 2 एपी की बात की जा रही है, एक एपी नहीं, अब 2 एपी आ चुकी है। कौन से 2 एपी? दोनों को लिख लेते हैं। पहले एपी लिख लेते हैं। एक एपी है हमारी, एक एपी है हमारी, क्या है? 63, 65 और 67 से आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। और सेकंड एपी आपको दी गई है, एक एपी आपको और दी गई है, वह दी गई है 3, 10, 17 से लेकर आगे बढ़ रही है। इस प्रकार आपको 2 एपी दी गई है। और क्या कहा गया है कि आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज इक्वल, इन 2 एपीज के अंदर कहीं आपको nth टर्म मिलेगी। इसके अंदर भी आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक nth टर्म मिलेगी, और इस एपी के अंदर भी जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक nth टर्म मिलेगी। इन दोनों के अंदर एक nth टर्म मिलेगी। उस nth टर्म के बारे में कहा गया है कि जो भी इसकी nth टर्म है वह nth टर्म ऐसी है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है इस nth टर्म की कि वह इक्वल है। कैसी है? इक्वल है।
nth टर्म दोनों की इक्वल है इन दोनों एपीओ के लिए। तो उस इक्वल टर्म का नंबर आपको फाइंड करना है कि वो कौन सी नंबर की टर्म है जहां पर जाकर ये दोनों इक्वल हो जाती है। तो वह दोनों इक्वल हो जाती है एपीज, उस नंबर को हमें फाइंड करना है, उस टर्म नंबर को हमें फाइंड करना है। तो यह तो हुई हमारी क्वेश्चन की समझ। अब हम जानते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ए और डी की आवश्यकता होती है। तो पहले हम एक एक एपी के लिए देख लेते हैं कि इनकी nth टर्म का फार्मूला क्या बनता है। तो इसके nth टर्म का फार्मूला पहली एपी के लिए यदि हम nth टर्म का फार्मूला बनाए तो हम इसे लिख सकते हैं n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। अगर इसको मैं फिल करूं पहली एपी के लिए, तो पहली एपी के लिए हम a की वैल्यू रखते हैं। तो a इक्वल टू है यहाँ पर 63। पहली एपी के लिए a इक्वल टू 63 है, पहली टर्म हमारी 63 है। अब हम d की वैल्यू अगर देखें तो d इक्वल टू यहाँ पर हम 65 में से 63 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें बच जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपकी a और d की वैल्यू पहली एपी के लिए आ जाती है। एपी नंबर 1 के लिए a इक्वल टू 63 और d इक्वल टू 2। और सेकंड एपी के लिए भी हम निकाल ही देते हैं। यहाँ पर सेकंड एपी के लिए a इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर है 3 और d की वैल्यू है d इक्वल टू 10 में से आपका 3 माइनस होता है तो बचता है हमारे पास 7। तो इस प्रकार से सेकंड एपी के लिए d इक्वल टू 7 हो जाती है। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा कि आपकी एपी यदि असेंडिंग ऑर्डर में है, यदि आपकी एपी असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमेशा आपको डी की वैल्यू पॉजिटिव हुई प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर पहले एक नज़र में देख लेते हैं कि यह हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है और यह भी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम इसके अंदर ए और डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं दो अलग अलग पेन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एन हमें nth टर्म के लिए हम देख रहे हैं। तो एन इक्वल टू ए की वैल्यू है यहाँ पर 63, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। ये हमने देख लिया फर्स्ट एपी के लिए। अब हम सेकंड एपी के लिए अप्लाई करते हैं। सेकंड एपी के लिए भी यही फार्मूला रहेगा n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर अगर देखें तो n इक्वल टू यहाँ पर a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर d की वैल्यू है 7। इस प्रकार से हमने दोनों एपी के फार्मूला, जो फार्मूला अपना मेन फार्मूला है, जनरल फार्मूला n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले का यूज़ दोनों एपीज के लिए कर लिया है। अब क्या कहा गया है, अब क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपकी जो nth टर्म है यह दोनों की इक्वल है, यह दोनों की इक्वल है। जब दोनों की nth टर्म इक्वल है तो इसका अर्थ है कि दोनों की an आपस में इक्वल होगी। क्या होगी? an दोनों की इक्वल होगी। तो an इक्वल टू an, ये दोनों आपकी इक्वल होगी। यह आपके फर्स्ट एपी की और यह आपके सेकंड एपी की, दोनों की an आपस में इक्वल होगी। तो हम दोनों को इक्वलेंट रख लेते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ से फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? अब हम एक थर्ड प्रकार का पेन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं दोनों को मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इस प्रकार से हमने दोनों को इक्वल करके लिख लिया है। अब सॉल्व कर देते हैं। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में से 2 माइनस होता है तो 61 प्लस 2n इक्वल टू, यहाँ पर 7 में से 3 माइनस होता है और माइनस का 7 है, इसलिए यहाँ बच जाएगा माइनस का 4 प्लस 7n। अब आपका माइनस का 4 इस तरफ ले आते हैं तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। यह 2n आपका उस तरफ जाने पर माइनस का हो गया, यह माइनस से प्लस का हो गया। तो यहाँ पर 65 इक्वल टू 7n में से 2n माइनस होते हैं तो यहाँ बचते हैं 5n। 5n आ चुका है तो 5n, तो n इक्वल टू 65 अपान 5 और आप 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13, ठीक है। n की वैल्यू आपके पास आ जाती है 13।
अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे कह सकते हैं कि 13 नंबर की टर्म, यह आपकी मान लीजिए 13 नंबर की टर्म और यह भी आपकी 13 नंबर की टर्म। 13 नंबर की टर्म एक ऐसी टर्म रहेगी इस एपी की, इस एपी की एक ऐसी टर्म रहेगी कि दोनों वहाँ पर इक्वल हो जाएगी, दोनों वहाँ पर इक्वल हो जाएगी 13 नंबर की टर्म के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि nth टर्म आपकी दोनों के लिए 13 टर्म है और 13 नंबर की टर्म दोनों के लिए इक्वल रहेगी। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है डिटरमाइन द एपी, हमें एक एपी बनाना है हुज थर्ड टर्म इज 16। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो हम लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन डेट है वो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म मतलब आपकी तीसरी टर्म है उस एपी की, थर्ड टर्म यहाँ पर दिया है, थर्ड टर्म ऐसे दिया है, थर्ड टर्म आपकी इक्वल टू 16, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड द सेवंथ टर्म, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं कि थर्ड टर्म में 16 का अर्थ क्या है, मतलब ये है कि A3 इक्वल टू 16 है, A3 इक्वल टू 16 लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, द सेवंथ टर्म एक्सेड द फिफ्थ टर्म बाय 12। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो सेवंथ टर्म की वैल्यू है, सेकंड में आपको यह कहा जा रहा है कि जो सेवंथ टर्म है, जो सेवंथ टर्म की वैल्यू है, उस सेवंथ टर्म की वैल्यू को फाइंड करने के लिए या वह इक्वल होगी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा होगी। मतलब आपकी जो फिफ्थ टर्म है वो उसके अंदर यदि 12 ऐड कर दिया जाए तो आपको सेवंथ टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कहा जा रहा है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि फिफ्थ टर्म से 12 प्लस करने पर आपको सेवंथ टर्म की वैल्यू प्राप्त होगी या वो उससे ज़्यादा है। इस को अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं A7, क्या लिख सकते हैं, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब आपको दोनों यहाँ पर इस प्रकार से लिखे हुए मिल गए। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा दिया था उसे मैथमेटिकल रूप से कन्वर्ट करके ऐसा बना लिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक एक को लिख देते हैं। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं, अगर हमारा जो जनरल फार्मूला है n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले का हम यूज़ करके यहाँ पर A3 को लिखेंगे। A3 को यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। मतलब A3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इक्वल टू 16 दिया है तो A प्लस 2D इक्वल टू 16, और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करें और कर लिया है सिंप्लीफाई। अब इस टर्म को हम फाइनली यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 16, फाइनली हम इसे यूज़ करेंगे। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। जब हम सेकंड पार्ट का इस तरफ यूज़ करते हैं, इस पार्ट का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ डाटा और मिलेगा। चलिए यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं A प्लस 6D, क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ 3 था तो इसे 2D लिख दिया, यहाँ 7 था तो यहाँ 6D लिख दिया, क्योंकि n माइनस 1 है, n से 1 कम है, इक्वल टू A प्लस 4D लिख सकते हैं प्लस 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर चूँकि AP एक ही है, अलग अलग AP नहीं है, तो दोनों का A भी सेम ही रहेगा। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं हम। यहाँ A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12 है। अब हम यहाँ पर A से A कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 6D माइनस 4D, मतलब आपका होता है यहाँ पर 2D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू आ जाता है 12/2, तो फाइनली D इक्वल टू आ जाता है आपके पास 6। D की वैल्यू फाइनली प्राप्त हो जाती है 6। अब हम D की वैल्यू 6 फाइंड कर चुके हैं। जब D की वैल्यू आपकी 6 आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, A की वैल्यू और चाहिए। आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कीजिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं। फाइनली क्या लिखेंगे इस स्टेप के बाद में,
कि d इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमने d इक्वल टू 6 पुट कर दिया, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट करने पर d की जगह हम पुट करेंगे 6, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 प्लस इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इक्वल टू आ जाता है आपके पास 4, a की वैल्यू आ जाती है 4। फाइनली a इक्वल टू आ जाता है 4, a की वैल्यू यहाँ पर 4 आ चुकी है, d की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें एक AP बनाना थी, हमें एक AP बनाना है। कैसे AP बनाना है, जिसका a 4 है और d 6 है। ठीक है, आपने यह a और d फाइंड कर लिया। अब आप AP बना दीजिए, तो आपके फाइनली AP हो जाएगी। क्या हो जाएगी AP, कहाँ से स्टार्ट होगी, पहली टर्म हमारी a होती है और पहली टर्म में a की वैल्यू रखते हैं, तो a की वैल्यू है यहाँ पर 4, ये रख दी 4। d कितना है, d हमारा है 6। अगर हम 4 में d प्लस करें, इस टर्म से हमें नेक्स्ट टर्म जब लाना होगी तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर d प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली फार्मूला है AP का वह क्या है, वह भी लिख देते हैं। चूँकि यहाँ पर आवश्यकता लग गई है तो इससे आपको एक बार इंट्रोड्यूस और करवा देता हूँ। हमारी AP को लिखने का एक तरीका होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार से आपकी AP लिखी जाती है। इस प्रकार से आपका a हो गया 4, a प्लस d आपका हो गया 4 और 6 होता है यहाँ पर 10। फिर अगेन इसके अंदर आप चाहें तो 10 में डायरेक्ट d जोड़ दीजिए या फिर आप a प्लस 2d कर दीजिए। अगर आप a प्लस 2d लेते हैं तो 6 से डबल करेंगे तो 12 और 4 आपका यहाँ पर 16 आ जाएगा, और 10 में यदि आप 6 जोड़ेंगे तो भी 16 आ जाएगा। इस हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाइए, यह आपकी एक AP बन जाती है। तो फाइनली हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार से यह हमारी AP बन चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी टाइप से एक क्वेश्चन है, उसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20 टर्म, हमें फाइंड करना है 20वीं टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करना, 20वीं टर्म फाइंड करना फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओहो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लास्ट से 20वीं, लास्ट से 20वीं और AP दी गई है। क्या दी गई है AP, हमें AP दी गई है 3, 8, 13 से लेकर 253, ऐसे आपको AP बनाकर दी गई है। और कहा जा रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हुए आप 20वें नंबर की टर्म फाइंड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ टर्म आपको फाइंड करनी। हर बार हम इस तरफ से गिनते हुए जाते थे, इस बार हम इस तरफ से गिनते हुए आएंगे। काउंट इधर से करेंगे। इधर से जब काउंट करना है हमें, तो हम एक काम करते हैं, इस AP को पलट देते हैं, इस AP को पलट देते हैं। पलटने में क्या होगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी, इधर का इधर आ जाएगा, इधर का इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक टर्म है, तो एक काम करते हैं, इसके और टर्म बना लेते हैं। पहले और टर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर गैप कितने हैं, 3 प्लस कितना है 8 करने के लिए, तो 5 का गैप चल रहा है, मतलब D आपका 5 है और 8 में यहाँ पर 13, तो यहाँ पर आपका 5 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 कम करें तो यहाँ पर 248 आ जाएगा। 248 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 253, और इसके इस तरफ अगर आना चाहें तो 243 आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी ये AP कंप्लीट हो जाएगी। अब हम AP को यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं। पूरी AP को रिवर्स क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इधर से आपको 20वीं टर्म फाइंड करना है कि 20वीं टर्म क्या है। तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं। तो आपके रिवर्स AP क्या हो जाएगी, आपकी रिवर्स AP
आपकी जो अब नई एपी है वह कैसी एपी हो गई, वह ऐसी एपी हो गई, उल्टी एपी हो गई है, इधर थी अब इधर की एपी मैंने बना दी। तो आपकी हो गई ये वाली 253, 248, 243 से लेकर 8 और 3, ये आपकी नई एपी बन चुकी। अब हमें इधर से 20वीं टर्म फाइंड करना है। हम जानते हैं फार्मूला nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अंदर हमें 20वीं टर्म फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, a इक्वल टू 253 है, d इक्वल टू, अगर d को देखें तो अब आप बताइए कि इसमें d क्या है। यहाँ पर d था +5 और इस एपी के अंदर d है हमारा -5, d इक्वल टू -5 क्यों है, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ मिल रही है, ये असेंडिंग ऑर्डर में थी, इसलिए हमारा d इक्वल टू -5 हो चुका है। और an की वैल्यू यहाँ पर ये मान के चलिए आप 20 है। अब इसे हम पुट कर देते हैं, तो A20 इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -5, 253 प्लस एक माइनस हुआ 20 में से तो 19 बच गए और -5, तो 253 और यहाँ प्लस माइनस माइनस और इन दोनों का गुणा करके हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 95। अब आप 253 से 95 माइनस कर दीजिए तो 158 आपको प्राप्त हो जाएगा, 158 प्राप्त हो जाएगा। और इधर A20 आपका चल ही रहा है, A20 चल रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पर हम पहुँच ही चुके हैं, यहाँ पर हम आ ही चुके हैं। आपकी जो 20वें नंबर की टर्म होगी A20, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है 158। उस टर्म की वैल्यू 158 है, टर्म नंबर है आपका 20, टर्म नंबर 20 की जो वैल्यू है वो है 158। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनली हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 का 70 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन बचते हैं और उसके बाद हमारा सबसे IMP पार्ट। हम ये इस चैप्टर को यदि 3 पार्ट में डिवाइड करें, पहले पार्ट में हम पूरा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, सेकंड पार्ट में यदि हम nth टर्म को शामिल करें तो थर्ड पार्ट के अंदर हम जो है सम ऑफ nth टर्म को फाइंड करने को शामिल करेंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट से हमारे सम का फार्मूला देखते हैं और किस प्रकार से किसी भी एपी के दिए गए nth टर्म का सम किया जाता है, टोटल किया जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल और बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आई होप कि आज जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया वह बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझसे पहली बार जुड़े हैं, मैथमेटिक्स पहली बार सीख रहे हैं डीपी ट्यूटोरियल पर, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको पूरे सेशन मैथमेटिक्स के क्लासेस यहाँ पर देने वाला हूँ और 1 से 1 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।